हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधि का शासन का विचार था यह किस जगह से लिया गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इंग्लैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। तो आपको ये बताना है कि बताओ विधि का शासन किस जगह से लिया गया था। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड से। तो विधि का शासन कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए थे, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ डीपीएसपी कहां से लिए गए थे, मुझे बताइए। यदि बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि मूल कर्तव्य की, तो आप बताओ ये कहां से लिए गए थे। तो देखो, यदि मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की तो मेरा अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। अगर बात करें डीपीएसपी की तो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और यदि बात कर लें मूल कर्तव्य की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये मेरे लिए गए थे रसिया से, यानी कि रूस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताना है आपको कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सार्वजनिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी शून्य काल कहा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी प्रश्न काल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्न काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं, यानी कि 16 जो घास के मैदान होते हैं ये कहां पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट में। ऑप्शन नंबर सी हिमालय पे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विंध्याचल में। तो आप बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट पे, यानी कि 16 घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ, यानी कि जो ओजोन परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? रोकती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें सबसे अधिक ह्रास कहां पे हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तरी ध्रुव पे, बी कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पे, सी कह रहा है भूमध्य रेखा पे, एंड डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ वो हुआ है हमारा दक्षिणी ध्रुव पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, तो बताइए आप शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेवा। ठीक है, सेवा तो है ही। उसके बाद आगे और भी चीजें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेतन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गर्व। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छात्रों का विश्वास। तो देखो भाई, ये पेडागोजी की क्वेश्चन था और पेडागोजी की क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी पहली अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम चारों ऑप्शंस को देखें, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको लगेगा कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन उन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको बेहतरीन ऑप्शन उसमें से आप क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं। यानी कि हमें पूरे ऑप्शन को पढ़ना है और जो सबसे उपयुक्त आंसर हमारा होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है कि आप अपने स्टूडेंट का, अपने बच्चों का क्या कर सकें? विश्वास को जीत सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? यदि कोई परिकल्पना है, अगर उसको हम बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं और वह गलत साबित नहीं हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिद्धांत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी कानून। ऑप्शन नंबर सी खोज। ऑप्शन नंबर डी मूल संकल्पना। तो आपको बताना है कि उसे क्या कहेंगे। तो अगर वह बार बार करने पे गलत नहीं हो रहा है तो हमारा क्या बन चुका है? एक सिद्धांत बन चुका है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या था? राइट ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण की विधि है, आपको यह बताना है। पेडागोजी की क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण की विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। देखो, विचार गोष्ठी का मतलब कि बच्चे क्या करेंगे? समूह में बैठेंगे, अपने तर्कों को, अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो भाई यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसी लेके कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि जो पूछा हुआ है वो चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, जल्दीबाजी में प्रश्न को पढ़ते नहीं है, आंसर देना शुरू करते हैं और फिर जब देखते हैं तो उसमें उल्टा पूछा गया होता है और हमारा जवाब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये गलती हमें नहीं करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर तीसरा है हीलियम एंड चौथा कह रहा है कि मीथेन। तो आप बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी यहाँ पे है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और जो यहाँ पे हीलियम है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और इसीलिए हमारा क्या बन गया, सही ऑप्शन बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि पूछा था कौन सी गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? अब आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को हम किस इकाई के द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जूल के द्वारा, जो कि गलत है, बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी नैनो इकाई। तो मेरे भाई इसमें मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल। ध्वनि को किसमें मापते हैं, डेसिबल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें आपको बताना कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सिंधु नदी। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मेरे भाई जो मेरा यहाँ पे सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुवर्ण रेखा है। और जो सुवर्ण रेखा नदी है यह झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ बहती है, झारखंड राज्य में बहती है। अगर मैं बात कर लूं कि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियों के बारे में, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि तो ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदियां जो होती है वह कहाँ पे मिलती हैं, यानी कि ये गिरती कहाँ पे, अरब सागर में। यानी कि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुवर्ण रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, यानी कि एक बच्चा है राकेश जो कि अपने पर्यावरण के टीचर के द्वारा दिए गए काम को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो भाई ये पेडागोजी की क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहली बार भी ये कहा है कि आप क्या करिए, पहले चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लेके आएंगे, यानी आप क्या करेंगे, इस बच्चे की जो कमी है कि वो ध्यान नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लेके आएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देंगे, हो सकता है अगर आप ऐसा करें तो बच्चा अभी अपने कामों को ना करे। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देंगे। तो ये लग रहा है कि मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होने वाला सही, लेकिन हम चौथे ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देंगे। तो भाई सबसे पहला आप ये अप्रोच नहीं लोगे कि आप उसके माता पिता को शिकायत करो, पहले आप अपने स्तर पे क्या करेंगे, उस बच्चे की कमियों को जानेंगे कि बच्चा किस कमी से परेशान है, फिर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था वही क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मेरे भाई आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भोपाल, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी इंदौर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्वालियर में। तो देखो मेरा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यदि आपने मैप देखा है, आपने एटलस को देखा है, तो ये चीज आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होने वाला है वो ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है भूमध्य सागर। चलिए देख लीजिए इसको मैप में एक बार, मैं आपके लिए यहाँ पे मैप लगाया हूँ, इसको हम देख लेते हैं। तो मेरे भाई देखो ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूरोप, और ये हमारा अफ्रीका। तो बताइए यूरोप और अफ्रीका को कौन जोड़ा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भूमध्य सागर। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूरोप है ये वाला भाग कौन सा है, अफ्रीका का, और इनको जोड़ रहा है कौन, भूमध्य सागर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 22 अप्रैल को। तो आपको ये बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, और इसी ने 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या है, रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भूगर्भिक चक्र कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है ईंधन जो कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डीजल। तो मेरे भाई डीजल से प्रदूषण होता है, तभी तो हम डीजल वाली गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। डीजल हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है कोयला, इससे भी क्या होता है, हमारा प्रदूषण होता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, जो कि क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है, यानी कि जो मेरा यहाँ पे सही आंसर था वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। टीचिंग एग्जाम्स के लिए बल्कि और भी अन्य एग्जामों में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर डी मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो मेरे भाई आपको पता होगा उसमें कौन सी गैस रिसाव किया था, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव को संरक्षित करता है, यानी कि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह किस जीव को संरक्षित करता है। आप ये भी बताइए कि जो यह गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जगह पे पाया जाता है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर। यह एशियाई शेरों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, ये पाया जाता है आपके गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन मफलर संबंधित है। अब आपको बताना है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। अब बताओ ग्रीन मफलर क्या होता है, यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ ग्रीन मफलर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि शहरों के किनारे किनारे जो सड़कें होती हैं उन सड़कों पे लगातार लाइन से क्या कर देते हैं, वृक्षों की एक लंबी कतारें लगा देते हैं, मोटी पट्टियां बना देते हैं वृक्षों की, और वृक्ष जो लगाए जाते हैं बहुत ही पास पास लगाए जाते हैं ताकि जो साउंड होता है, जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो उसको पार करके दूसरी बस्तियों की तरफ न जा सके। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो ग्रीन मफलर है वह किससे रिलेटेड है, ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। आपको बताना है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी कह रहा है पृथ्वी, सी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, यानी कि सूर्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आपको बताना है कि जो टाइटन है वह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का। तो आपको पता है टाइटन जो है किसका है, प्राकृतिक उपग्रह शनि का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1982 में, ऑप्शन नंबर बी 1996 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में, ऑप्शन नंबर डी 1996 में। तो आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मेरा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमंडलीय तापन का कारण है, यानी कि भूमंडल पे यानी पृथ्वी पे जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसका रीजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिमनदों में वृद्धि,
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वनों में वृद्धि। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, यदि वनों में वृद्धि होगा तो हमारे लिए अच्छा ही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में यदि कमी होती तब भी हमारे लिए क्या होता, अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आपको यह बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जलोढ़ मिट्टी, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी। तो आपको बताना है कि किसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो मेरा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। और आपको यह भी पता होगा कि काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? आपको यह बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, यानी कि समताप मंडल। तो जो ओजोन परत होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, यानी कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, वह हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य था वह क्या था? यानी आपको बताना है गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए है जल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी है जल का वेग, ऑप्शन नंबर सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन नंबर डी जल के तापमान। तो जो यहाँ पे मेरा सही आंसर होने वाला है वह है मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार लाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो मेरे भाई आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वृक्ष है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सबने इसको जाना है बड़े ही अच्छे से। वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीम। ठीक है, हम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपको ये बताना है कि जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, ऑप्शन आपका ट्रिक है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चन को एक बार जान लीजिए, अंतिम समय में जो आपकी तैयारी है वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो रेड डाटा बुक होती है वो जो जानवर अपने समाप्ति के कगार पर होते हैं, जिनकी प्रजातियां बिल्कुल लुप्त होने वाली होती है, ये उनके संख्या के बारे में। तो रेड डाटा बुक में हम क्या बुक जो होता है वह विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनके बारे में बताता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती हैं? अगर भाई आपने कंपटीशन का एग्जाम दिया है आप लोगों ने, तो आपको ये चीज पता होगी कि हाँ ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा होती है? तो मेरे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो मेरे भाई आपको पता होगा कि अम्लीय वर्षा के लिए दो कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है NO2 और उसके बाद SO2, यानी कि इसमें जो मेरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, भारत का निर्वाचन आयोग जो क्या करता है, यह अधिसूचना जारी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और एक और बात बताइए कि भारत में जो चुनाव आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इससे रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन है कि हम मतदाता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ना सिर्फ यूपी टेट, ये कई कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर यूपी टेट के ही प्रश्न हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यूपी टेट के एग्जाम को एक अंतिम गति देने के लिए इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप एक बार दोहराएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।